दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने महज 13 दिनों में दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। ये दुनिया की सबसे छोटी जंगों में से एक थी, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एक देश जो धर्म के नाम पर 1947 में बना था, पाकिस्तान, वो महज 24 साल में 2 टुकड़ों में क्यों टूट गया? इस कहानी में धोखा है, मौत का नंगा नाच है, जियोपॉलिटिक्स की गहरी साजिशें हैं और एक ऐसी महिला की दिलेर स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहती है, इंदिरा गांधी। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे 1971 की जंग की वो सच्ची दास्तान जो शायद आपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। कहानी शुरू होती है 1947 से। जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। इन दोनों के बीच में था 1600 किलोमीटर का भारत। दोनों हिस्सों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, धर्म, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट वालों को नीचा समझते थे। असली दिक्कत ये थी कि सारी पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। पैसा, नौकरियां और आर्मी सब कुछ वेस्ट के कंट्रोल में था। ईस्ट पाकिस्तान से जूट और चाय एक्सपोर्ट होती थी, सारा पैसा वेस्ट जाता था, लेकिन बदले में ईस्ट पाकिस्तान को मिलती थी सिर्फ गरीबी और इग्नोरेंस। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया कि उर्दू ही पाकिस्तान की मातृभाषा होगी। बंगाली लोग भड़क उठे। उनके लिए उनकी भाषा उनकी पहचान थी। यहां से शुरू हुआ लैंग्वेज मूवमेंट। साल 1970 पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक नेता उभर कर आया, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें लोग प्यार से बंगा बंधु कहते थे। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 169 में से 167 सीट्स जीत ली। टेक्निकल तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल याहिया खान को ये मंजूर नहीं था। वो किसी बंगाली को अपने ऊपर बैठते नहीं देख सकते थे। उन्होंने शेख मुजीब को जेल में डाल दिया और यहीं से शुरू हुआ मौत का वो सिलसिला जिसे हिस्ट्री में ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। 25 मार्च 1971 की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान की आर्मी ने ढाका की गालियों में टैंक उतार दिए। उनका एक ही मकसद था, बंगाली लोगों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। एस्टिमेट्स के मुताबिक महज कुछ महीनों में 3 लाख से 30 लाख लोगों का कत्ल हुआ। लाखों महिलाओं के साथ दारिंदागी हुई। लोग अपनी जान बचने के लिए भागने लगे, लेकिन जाएंगे कहां? चारों तरफ तो भारत था। अगले कुछ महीनों में लगभग 1 करोड़ रेफ्यूजी भारत में दाखिल हुए। उनके जीवन और भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा? ये इतनी बड़ी तादाद थी कि भारत की इकोनॉमी डगमगाने लगी। अगर वो कुछ नहीं करती तो भारत की इकोनॉमी दौड़ जाती। प्राइम मिनिस्टर के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। लाखों लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर आ रहे थे। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ इंसानियत। अगर वो पाकिस्तान पर हमला करती तो दुनिया उन्हें एग्रेसर कहती। प्रधानमंत्री ने पहले दुनिया का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने आंखें फेर ली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था जो उन्हें चीन से रिश्ते बनाने में मदद कर रहा था। पर उस समय इंदिरा गांधी के पास और भी एक प्लान था। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा, पाकिस्तान पर हमला करो। लेकिन सैम बहादुर ने मना कर दिया। मानसून आने वाला है, ईस्ट पाकिस्तान की नदियां उफान पर होंगी, हमारे टैंक्स फंस जाएंगे, मुझे वक्त चाहिए। मैं तैयारी करूंगा और तब हमला करूंगा जब जीत 100% पक्की होगी। अप्रैल 1971 हुकूमत ने हुक्म दिया, हमला करो।
पाकिस्तान ने वही गलती की जो भारत चाहता था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान की हवाई फौज ने एक झटके में हिंदुस्तान के 11 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कलकत्ता में थी। वो तुरंत दिल्ली आई और रात के 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर ऐलान किया, The war has been forced upon us. भारत ने अब दोनों फ्रंट्स पर जंग शुरू कर दी। वेस्ट में डिफेंस और ईस्ट में फुल स्केल अटैक। दुश्मन ने भारी सेना के साथ हमला किया। 2000 सैनिकों और 40 टैंकों ने सीमा पार की, हमारी जमीन पर कब्जा करने के इरादे से। वेस्ट फ्रंट पर राजस्थान के लोंगेवाला में एक करिश्मा हुआ। वहां भारत के सिर्फ 120 जवान थे, जिसे लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। हमारे जवानों ने पूरी रात उन्हें रोके रखा और जैसे ही सुबह हुई, का प्लान था जैसलमेर पर कब्जा करना, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। समुंदर में भी जंग शिद्दत से जारी थी। हमने जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें पीछे हटना पड़ा। और तो और हमने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी डुबा दिया। भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत को चारा के तौर पर इस्तेमाल किया। यह जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना से जुड़ा था। जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना विफल रही। भारत का बंगाल की खाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण था। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में फंस गई थी। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान हार रहा है, जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान हार रहा है, तो उन्होंने भारत को डराने के लिए अपना सबसे बड़ा बेड़ा 7th फ्लीट इंडियन ओशन में भेज दिया। दुनिया को लगा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, लेकिन तभी रशिया ने अपना वादा निभाया। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए। रशियन कमांडर ने मैसेज भेजा, अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो हम उन पर हमला करेंगे। अमेरिका पीछे हट गया। ये भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक जीत उनका प्लान था जैसलमेर पर कब्जा करना, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस घाजी को भेजा था, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर। भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत को चारा के तौर पर इस्तेमाल किया। यह जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना से जुड़ा था। जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान हार रहा है, जल्दी करो, लाइनों को सुरक्षित करो। समुद्र अशांत हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा। दुनिया को लगा अब शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। माहौल में खौफ था। 1100 फीट पर स्थिर हो जाओ। सोवियत जल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिए यह सिर्फ जंग नहीं, एक इम्तिहान था, एक सब्र का वक्त था। तुरंत संदेश भेजो। मॉस्को से संपर्क स्थापित करो, स्थिति गंभीर है। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह पहली बार था जब इतनी बड़ी आर्मी ने सरेंडर किया हो। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। इंडियन एयरफोर्स ने ढाका के गवर्नर हाउस पर इतनी सटीक बॉम्बिंग की कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स के हौसले टूट गए। जनरल सैम मैनिकशॉ ने मैसेज भेजा, यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट। 16 दिसंबर 1971 शाम के 4:31 पर ढाका के रामना रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तान के जनरल A.A.K. नियाजी ने अपनी पिस्टल उतारी और सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, कृपया दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्टल उतारी और सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। यू सरेंडर और वे बाय यू आउट। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, एक फैसला था। कृपया समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। यह एक कठिन क्षण है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा। More than 90,000 soldiers laid down their weapons, the biggest surrender in history.
हमें आजादी मिल गई। बांग्ला जिंदाबाद। आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए। युद्ध समाप्त हो गया। ढाका की सड़कें खामोश थी, लेकिन हवा में हार का एहसास साफ महसूस हो रहा था। जिन लोगों ने सालों जुल्म सहा, आज उनकी आंखों में आजादी की चमक थी।